दीपिका और सुधीर सोसाइटी में नए थे। दीपिका को अपना नया घर बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो वहीं सुधीर को अपने नए घर के सामने वाली पड़ोसन। सुधीर हमेशा सुबह जल्दी उठकर बालकनी पर खड़ा हो जाता और अपने पड़ोसन नैना को देखता रह जाता। हाय, नैना कितनी सुंदर है। सुधीर बेटा, बेकार ही तूने इतनी जल्दी शादी करी। पता नहीं क्या देखा उस दीपिका में जो तूने शादी के लिए हाँ कर दी। असली माल तो मेरे घर के सामने खड़ा है। सुधीर नैना पर लाइन मारने की सोच ही रहा होता है कि तभी नैना की नजर सुधीर पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। नैना को मुस्कुराता देख सुधीर के अंदर का कॉन्फिडेंस जाग जाता है और वो उससे बात करने की सोचता है कि उससे पहले ही नैना उससे बोल पड़ती है। आज ना आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। मोहल्ले में नए हैं क्या? थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। आज तक मेरी इतनी अच्छी तारीफ मेरी बीवी ने भी नहीं की। वैसे सही कहा आपने, मैं सोसाइटी में नया हूँ। और आप? मैं भी नहीं हूँ, पर आपसे ज्यादा नहीं। मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। यूं बालकनी पर बात नहीं हो रही, क्यों ना हम नीचे मिले? मैंने पास में एक कॉफी शॉप देखी थी, वहीं चलकर कॉफी पीते हुए बात करते हैं। नैना कोई जवाब देती कि उससे पहले वहाँ दीपिका आ जाती है और अपने पति को अपनी पड़ोसन से नैन मटक के देखते हुए कर लेती है और नैना से बोलती है, माफ करना, ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं। ये कभी किसी को कहीं नहीं ले जाते और मेरे अलावा तो किसी लड़की से बात भी नहीं करते। आप खुशनसीब हो जो उन्होंने आपको झूठा दिलासा दिया, वरना ये किसी को झूठा दिलासा भी नहीं देते। चाय कॉफी तो दूर की बात है, और आप अंदर चलिए, वरना आपकी नैना के सामने आपका नैना फोड़ दूंगी। फिर आपकी नैना आपको देख नहीं पाएगी और आपके नैना किसी को देख नहीं पाएंगे अपनी नैनों से। अरे डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। मोहल्ले में नए हैं, पड़ोसियों से बनाकर रखेंगे, तभी तो इस बार की होली में मजा आएगा। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा आपको ये चुड़ैल पसंद आ गई और अब आप उस चुड़ैल को मेरी सौतन बनाने में लगे हुए हैं। अरे तुम किसी को सौतन बनने दोगी जब तो तुम्हारी सौतन लाऊंगा ना। क्या कहा आपने? मैं कुछ नहीं कह रहा, ये तो मेरे दिल कह रहा है। एक बार सुनकर देखो। इस तरह से सुधीर अपनी मीठी मीठी बातों में दीपिका को बहला लेता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जब सुधीर ऑफिस से घर आ रहा होता है तो सोसाइटी के बाहर ही उसकी मुलाकात नैना से हो जाती है। अरे नैना जी, आप? अच्छा हुआ जो आप मुझे बाहर ही मिल गई। आप अपना नंबर दे दीजिए, बालकनी से बात करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी आपसे ना आपका नंबर ही मांगने वाली थी। वैसे आप कह रहे थे कि आप मुझे कॉफी पिलाने के लिए ले जाएंगे। माफ करना नैना जी, आपको तो कॉफी क्या, मैं 5 स्टार होटल में बैठाकर खाना भी खिला दूं। पर उस दिन मेरी बीवी आ गई थी। अगर मैं आपको कॉफी पिलाने ले जाता तो वो मुझे कुछ पीने लायक नहीं छोड़ती। पर कोई बात नहीं, जो काम उस दिन अधूरा रह गया था आज पूरा कर लेते हैं। सुधीर नैना से फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि तभी बालकनी से दीपिका अपने पति और अपनी पड़ोसन को देख लेती है। उन दोनों को हंसकर बात करता देख एक बार फिर दीपिका का पारा गर्म हो जाता है। ये लड़की मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी सौतन है। जब देखो मेरे पति से चिपकी रहती है। सुधीर जी, आज रोड पर ही रहने का इरादा है या घर भी आना है? नैना जी, आप एकदम नाराज कैसे होने लगी मुझसे? आप बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बोलती हैं। सच में सुधीर, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं, पर वो आवाज मेरी नहीं आपकी बीबी की थी। अब जैसे ही सुधीर को पता चलता है कि दीपिका ने उसे देख लिया है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बिना नैना से बात किए अपने घर चला जाता है, जहाँ दीपिका सुधीर की अच्छे से खबर लेती है। आप नहीं सुधरने वाले। लड़की देखी नहीं कि पैर से पहले आप उन पर फिसल जाते। लगता है मुझे आपका पैर नहीं, आपका दिल तोड़ना चाहिए ताकि किसी लड़की को देखकर ना लग सके। दीपिका, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है ना? अरे वो लड़की तो मुझसे बस मदद मांग रही थी। अगर तुम्हारा पति इतना ही ठरकी होता तो क्या आज तुम्हारी 10-15 सौतन ना होती? तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, तुम बस मुझ पर शक ही करती रहती हो। नैना ने कहा था कि पास में कॉफी शॉप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूं, पर लगता है मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार ही नहीं लिखा है। एक बार फिर सुधीर अच्छे बनने का नाटक करता है और उसके नकली आंसू देखकर दीपिका पिघल जाती है। देखते ही देखते होली का दिन पास आ जाता है और दीपिका सुधीर से कहती है, क्या सुधीर जी, आप पूरा दिन फोन में लगे रहते हो? होली पास आ गई और आप क्या फोन में लगे हुए हैं? अरे तो अपनी भाभी भोली को बोलो ना कि हमसे दूर चली जाए। उन्हीं की वजह से तो हम अपने रिश्तेदारों से इतनी दूर यहाँ आए। मैं भोली भाभी की नहीं, होली की बात कर रही हूँ। पहले इंसान, शॉपिंग करने चलो, कल होली है। होली की शॉपिंग के लिए आज मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है और ऑफिस जाना है।
तुम अकेले शॉपिंग कर लो। सुधीर काम का बहाना करके दीपिका के साथ शॉपिंग करने के लिए मना कर देता है और मौका मिलते ही नैना के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। दीपिका नैना और सुधीर को एक साथ देख लेती है, पर वो अपनी होली खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। देखते ही देखते होली का दिन आ जाता है। सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिल रहे होते हैं और इसी बीच सुधीर भी अपने हाथों में रंग लेकर नैना को रंग लगाता है और उसे गले भी लगाता है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ होली खेलकर, तुम्हें गले से लगाकर। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी पहली होली है, क्योंकि मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं होली नहीं खेलती थी। और आपके साथ ये मेरी पहली होली है। मेरे साथ तुम्हारी पहली होली है, इसलिए तो इंटरेस्टिंग है। जहाँ सुधीर और नैना नैन मटक के मिला रहे होते हैं, तो वहीं दीपिका अपनी आंखों से सब देख लेती है और वो भांग पीकर हाथों में डंडा लेकर अपने पति और अपनी सौतन की पिटाई करती है। ये लड़की मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी सौतन है। इसने तो मेरा घर उजाड़ दिया। तुम सब इस लड़के को और मेरे पति को मारो ताकि इन दोनों को अक्ल आ सके। जान, अपने पति को माफ कर दो, होश में आ जाओ, मेरे पैर टूट गए, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मुझे माफ कर दो। अरे माफ कर दे पागल औरत, अब मैं सपने में भी किसी की सौतन नहीं बनूंगी। अरे दूसरे की छोड़, मैं खुद की भी नहीं बनूंगी। बीवी के हाथ की पिटाई खाकर सुधीर सुधर जाता है, तो वहीं नैना भी सुधर जाती है और सौतन बनने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देती है। इस तरह से दीपिका अपने पति को सुधार देती है और इस होली को अपनी पड़ोसन यानी कि अपनी सौतन के लिए यादगार होली बना देती है। कुसुम देवी की 5 बहुएं थी। पहली बहू अनीता, दूसरी सरोज, तीसरी संगीता, चौथी बहू अनु और 5वीं बहू मीनल। कुसुम की 5 बहू विधवा थी। उनके पति की मौत एक साथ ही हो गई थी, क्योंकि 5 भाई एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 5 भाइयों की मौत हो जाती है और कुसुम देवी की 5 बहुएं एक साथ विधवा हो जाती है। कुसुम देवी अपनी 5 बहुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, क्योंकि वे अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार अपनी बहुओं को मानती थी। ऐसे ही एक सुबह अनीता की चीखने की आवाज आती है। उसकी बहू की आवाज सुनकर अनीता को बाकी की देवरानी भागी भागी आती है और वो लोग देखती हैं कि अनीता का हाथ जल गया है। दरअसल कुसुम देवी अपनी बड़ी बहू का हाथ जला देती है और कहती है, इसका हाथ ना मैंने जलाया है और मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसका हाथ इसीलिए जलाया मैंने क्योंकि इसे ये नहीं पता था कि मुझे नहाते वक्त कितना ज्यादा गर्म पानी चाहिए। अब महारानी ने खुद बहुत ज्यादा पानी गर्म कर दिया था, इसीलिए मैंने इसको सबक सिखाया है कि ज्यादा गर्म पानी करने का नतीजा यही होता है। लेकिन माँ जी, किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। दीदी को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा और आखिर इनकी क्या ही गलती थी। ठंड इतनी ज्यादा है, अगर इन्होंने पानी ज्यादा गर्म कर भी दिया तो आप उसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेते ना। अच्छा, तो तू उसकी तरफदारी करके मुझे ज्ञान देगी। तुम 5 को तो मैं यूं सीधा कर दूं। माफ करना माँ जी, अगर कुछ ज्यादा बोल दूं तो, लेकिन हम आपकी बेटियां ही हैं। भले भगवान ने हमें एक बहू के रूप में भेजा है आपके पास, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो, मेरे 5 बच्चे थे और अब वो 5 इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी अब कोई औलाद नहीं। तुम 5 का साया जब से मेरे बेटों के ऊपर पड़ा था, तब से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा था और सबसे ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हाँ जी, हमारा भी तो सुहाग गया है ना। हम भी अपने पति से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हम 5 ने ठान लिया है कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। उन्हीं की याद के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा। अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो अपने अपनी मायके जा सकती हो। और अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा।
बेचारी पांचों बहुएं कुसुम का अत्याचार सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन सरोज की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो कुसुम के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? और अगर तूने अपने कदम इस घर से बाहर निकाल दिए तो हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। या तो तू अपने माँ बाप से रिश्ता रख या फिर ससुराल से रिश्ता जोड़ कर। माँ जी, भगवान के लिए मुझे जाने दो, 1 से 2 घंटे में मैं घर वापस आ जाऊंगी। 1 से 2 घंटा तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी गई ना तो हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद। बेचारी सरोज उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता सरोज से कहती है, क्या हो गया सरोज, तू बहुत उदास नजर आ रही है, सब ठीक है ना? दीदी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और माँ जी मुझे मेरी माँ के पास नहीं जाने दे रही। अरे तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ही रात को अनीता अपनी सास को जल्दी से खाना बनाकर खिलाकर सुला देती है। सरोज मौका देखकर मीनल के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। सरोज का घर उसके ससुराल से मुश्किल 10-5 मिनट की दूरी पर था। मीनल और सरोज जल्दी से वापस घर भी आ जाती है। कुसुम मीनल और सरोज को घर आता देख लेती है और उन दोनों पर अपने गुस्से का बारूद छिड़कते हुए उनसे कहती है, मतलब मेरे मना करने के बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरी माँ की तबीयत जानने के लिए तेरे भाई को फोन किया और मुझे पता चला कि तू वहीं पर है। आज मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, आपकी मना करने के बाद भी मैं गई, लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरा दिल बार बार उन्हें देखने के लिए कर रहा था। कोई बात नहीं, अब कहने और सुनने के लिए तो कुछ बचा नहीं रहा। सरोज और मीनल दोनों अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। तभी वहाँ पर बाकी की और बहुएं आ जाती है और कुसुम, मीनल और सरोज को घर से भगाने लगती है। तभी पांचों बहू कुसुम से कहती है, माँ जी, अगर सरोज और मीनल ये घर छोड़ के जाएंगे ना तो मैं भी ये घर छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस घर में रहना चाहिए। हमने आपको बहुत समझाने की और प्यार देने की कोशिश कर ली, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी काम नहीं आएगी। माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप हमें अपनी बहू नहीं मानती, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन उसके बाद भी हम आए दिन आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम पांचों को इतनी ही तकलीफ है तो तुम घर से जा सकती हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पर रह भी अपनी मर्जी से रही थी और जाना भी है तो अपनी मर्जी से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। अनीता के साथ साथ सभी लोग सरोज और मिनल के साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सास उनको जाने के लिए कह देती है। पांचों बहू एक साथ घर छोड़कर अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूरे घर में अब वो अकेली हो जाती हैं। अकेली होने के बाद उसे पूरा घर काटने को दौड़ता है और अपनी बहू से दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी बहुएं उसके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि उसकी बेटियां थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पास दिन ही कितने रह गए। इस दुनिया में पूरा परिवार तो भगवान ने मेरा ऐसे ही पहले खत्म कर दिया। जो कुछ थी मेरी बहुएं थी, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी, मुझे समय से खाना देती थी, मेरा इतना बुरा व्यवहार झेलती भी थी। साथ ही साथ मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। उसके बाद भी मेरी बहुएं हमेशा मुझे माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो शायद बहुत गलत था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस तरह से कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अपने पांचों बहुओं के घर जाती है और उन सभी से माफी मांगकर पांचों को अपने घर ले आती है, जिसके बाद से कुसुम का व्यवहार अपनी बहुओं के लिए बहुत बदल जाता है। अब वो सभी हंसी खुशी मिलजुल कर अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ती हैं। सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था।
सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनोज का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे। इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थी। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग डलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है, अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है, बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं, न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहां पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है, परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहाँ पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है, परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब, मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है।
तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती। मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है। फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा। मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूँ। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है। इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है। ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहां पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और इसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है।